जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो हमारा पर्पस है दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, अपनी पढ़ाई को आप प्रॉपरली कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू अपनी रीडिंग के स्किल को एनहांस करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी रीडिंग को उस लेवल तक लेकर के जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पहुँच करके आप एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि कोई भी आरसी का क्वेश्चन हो सकता है, कोई पैसेज हो सकता है, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट एंड मेरी मोर, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप कैपेबल हो सको। और साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आप को एक कॉमन पर्सन की तरीके से अवेयर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप देखोगे इस क्लास में ना ही हम सिर्फ इंग्लिश रीडिंग के ऊपर ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में चल रही होती हैं, जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, है ना, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल ही हम डेली करते हैं, न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू ही हम अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे आज के आर्टिकल में आप मॉनसून के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस पर्पस से इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो आई गारंटी दैट यू आर गोइंग टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। इसका बेनिफिट आप अगर वाकई में लेना चाहते हैं तो हम इस आर्टिकल का जो PDF है ना, जो भी हम न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं उसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब, उस पर शेयर कर देते हैं। वहाँ पे आप एक बार एडवांस में इसकी रीडिंग कर सकते हैं और जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे शाम को या कभी भी, तो साथ ही साथ उस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने जब खुद से पढ़ा था उस टाइम पे रही थी और जब हम पढ़ रहे होंगे और जो मीनिंग निकल करके हमारे सामने आ रही होगी, उससे आप मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, उन एरियाज़ को नोट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ना ही सिर्फ आप इस क्लास को देखोगे, नॉलेज गेन करोगे, वर्ड्स के बारे में जानोगे, साथ ही साथ आपकी रीडिंग भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, जो कि हमारी इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, बारिश, रेनफॉल, बारिश एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही कारणों से इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें या फिर हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है, पता होगा आपको कि जो भी हमें वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, जो भी हम कंज्यूमेबल या जो भी हम इरिगेशन वगैरह में जो वाटर यूज़ करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम दैट कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने के लिए रेनफॉल की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और उसी ग्राउंड वाटर का यूज़ करके हम अपने खाने पीने के लिए, है ना, जो भी हमारा काम होता है पानी से वो हम करते हैं। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में जो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो इसके लिए ये बारिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आती कहाँ से है, तो ये तब आती है जब हमारी कंट्री के अंदर मॉनसून आता है। मॉनसून क्या होता है तो अभी जानेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक ही है दैट इज़ मॉनसून। व्हाट इज़ मॉनसून? मॉनसून होता क्या है? तो मॉनसून इज़ अ सीजनल विंड सिस्टम। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है, सिस्टम होता है सीजनल विंड का, हवाओं का, दैट रिवर्स, जो कि क्या करता है, रिवर्स कर देता है, उलट फेर कर देता है डायरेक्शन को ट्वाइस अ ईयर। यानी एक साल में मॉनसून अगर आया है तो हवा 2 बार उसका उलट फेर होगा। एक बार वो सेम डायरेक्शन से जाएगी बट वही उसी रास्ते से वापस भी आएगी, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉनसून। ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल, जो कि क्या लेकर के आती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल को लेकर के आती है टू मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, स्पेशली इंडिया। खास तौर पे इंडिया के अंदर, एशिया के ज़्यादातर पार्ट में ये मॉनसून की वजह से ही बारिश हमें देखने को मिलती है। जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करते हुए जाती हैं और जब ये कंडेंस होती हैं, जब लैंड बॉर्डर से जाकर टकराती हैं, पहाड़ों में जाकर टकराती हैं, तो फिर वहाँ पे वो बारिश करती हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करके बारिश करती हैं। ठीक, तो बारिश हमें पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉनसून की वजह से ही ये बारिश हमारी कंट्री के अंदर होता है। अब हमने मॉनसून अगर इंडिया में बात करी है तो थोड़ा इसके टाइप्स भी हम जान लेते हैं कि आखिर मॉनसून के क्या क्या टाइप्स हैं इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला जो मॉनसून है दैट इज़ साउथ वेस्ट मॉनसून। देखिए, डायरेक्शनल बेसिस पे इनका नाम रखा गया है ना, ऐसा कुछ फिक्स्ड टाइप नहीं है, बट डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको कंसिडर करते हैं, जो कि इंडिया के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मॉनसून जो है इसके बारे में हम जानेंगे दैट इज़ साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी जो हवाएं साउथ और वेस्ट के साइड से चलना शुरू करती है, दैट इज़ कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून। इसकी टाइम पीरियड क्या रहती है, जून से सितंबर तक। मेन तो यही है हमारे यहाँ, जो भी हमारे यहाँ बारिश ज़्यादातर होती है वो इसी मॉनसून की वजह से ही होती है, जो कि जून से लेकर के सितंबर तक चलती है। तभी आप देखोगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे उगाए जाते हैं जो रेनफेड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, राइस हो गया और भी मक्के वगैरह हो गए, जिनको बारिश
पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसी टाइम पे इनकी बुआई की जाती है, ताकि हमें अलग से पानी ना देना पड़े, बारिश के पानी से उनका हम अच्छे तरीके से इरिगेशन कर सकें। विंड्स ब्लो फ्रॉम, इनमें जो हवाएं होती इस मानसून के दौरान वो कहाँ से, अरेबियन सी और बे बंगाल से बहती हुई किधर जाती है। अरेबियन सी जब आप देखोगे इंडिया का मैप है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया साउथ का जो रीजन है, तो इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। हाँ, तो ये क्या होता है, जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी और बे बंगाल की तरफ से इंडिया की तरफ बढ़ती हैं, यानी इधर से हिट करते हुए ये आगे बढ़ती हैं, ठीक। ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एनुअल रेनफॉल, यानी इंडिया के अंदर जो वार्षिक बारिश होती है वो इसी मानसून की वजह से ही होती है। इसके दायरे में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, तो वेस्टर्न घाट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट, पता होगा ना, ये हमारा वेस्ट पार्ट हो गया, ईस्ट पार्ट हो गया, तो वेस्टर्न घाट पे बारिश होती है ना। ये देखिए, ये हवा जब इधर से मॉइस्चर कैप्चर करते हुए जाती है, तो जब टकराती है वादियों में जा करके, है ना, बादल का फॉर्मेशन होता है, तो बारिश होती है, तो वेस्टर्न घाट में बारिश होता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर है ना, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में इसी की वजह से ज़्यादा बारिश होती है। जम्मू कश्मीर और भी बहुत सारे रीजन, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और साथ ही साथ नॉर्थ के कुछ जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट, जैसे मणिपुर हो गया है ना, अरुणाचल प्रदेश, और भी बहुत सारे रीजन हो गया, असम है ना, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जगह पे इसके वजह से ही बारिश होती है। ज़्यादातर इनका इम्पैक्ट उधर ही देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, देखिए नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होगी, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग है ये। अभी देखें नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होती है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक तो पहले इसका टाइम पीरियड रहता है। अभी देखिए अक्टूबर चल ही रहा है और साथ ही साथ दिसंबर, तो तब तक ये मानसून बना रहता है। विंड्स ब्लो, इस टाइम पे क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जहाँ पे हमारे 7 सिस्टर्स हम कहते हैं कि वहाँ पे 7 जो स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, तो वहाँ से हवाएं निकलती हैं लैंड से, ज़मीन से, टू साउथ वेस्ट, यानी सी की तरफ बढ़ती हुई, यानी इधर देखिए, अब एक तरफ हवाएं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, अब फिर रिट्रीट कर रही हैं, वापस आ रही हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई आती हैं। ब्रिंग्स रेन मेनली टू तमिलनाडु, इनकी वजह से बारिश कुछ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही होता है, जिसमें तमिलनाडु है ना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के कोस्टल एरियाज़ में जो किनारा जो है, सी बाउंड्री जो है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और साथ ही साथ कुछ हिस्सों में जो कि केरला के अंदर है, वहाँ भी बारिश हमें देखने को मिलती है। इसको आप विंटर मानसून के नाम से भी जानते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून को विंटर मानसून भी कहा जाता है। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज एन अवेयर सिटीजन भी आप इसको जान सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़े ट्रिकी होते हैं, ईजी होते हैं बट ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा हमें अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है इनको सॉल्व करने के लिए। तो इस पर्सपेक्टिव से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को जानना। भाई मानसून ज़रूरी क्यों है, तो बारिश ज़रूरी क्यों है, हमें पता करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, चाहे वो उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे जो अगर पानी चाहिए होता है तब की बात करें, या फिर अगर वो ग्राउंड वाटर के तौर पे जाके जब गैदर या इकट्ठा हो जाता है, और तब उसके बाद हम उसको पाइपलाइंस के थ्रू या मोटर्स वगैरह के थ्रू, ट्यूबल्स के थ्रू जो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं इरिगेशन के तौर पे, तो उस टाइम दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। इकॉनमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये पहली बात तो इरिगेशन को सपोर्ट करता है ना, इरिगेशन का मतलब सिंचाई को सपोर्ट करता है। हाइड्रो पावर क्या होता है कि पानी से जो हम बिजली बनाने का काम करते हैं, पता है ना कि हमारी कंट्री में अगर हम रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करें जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लेज वेरी क्रूशियल रोल ओवर देयर, ओके, एंड रूरल लाइवलीहुड। और साथ ही साथ जो गाँव के अंदर जो इलाके होते हैं जहाँ पे नदियाँ ही मेन सोर्स होती हैं पानी का, चाहे वो पीने के लिए पानी का काम करे या फिर बाकी सारे पर्पस के लिए भी, तो गांव के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से ये लाइवलीहुड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक। और साथ ही साथ क्लाइमेट को अगर बैलेंस करके रखना है हमें, है ना, क्लाइमेट का मतलब जलवायु को बैलेंस करके रखना है, गर्मी, सर्दी, ठंड, बारिश, है ना, तो इसके लिए भी मानसून का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस मेंटेन सॉइल मॉइस्चर, इससे क्या होता है, जो सॉइल की मॉइस्चर जो है होती है सॉइल की, वो मेंटेन रहती है पहली बात। और साथ ही साथ ग्राउंड का जो वाटर लेवल है ना, अभी हमने डिस्कस किया, ग्राउंड वाटर लेवल का मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर जो काफ़ी सारे रिजर्वॉयर्स होते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बारिश की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मानसून और इसके बारे में समझना भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी क्लैरिटी मिल गई हो, ठीक है। बेसिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर।
है ना, बेसिक भी अगर आपको नॉलेज रहेगा तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ, है ना। चलिए आज के वोकैबलरी के ऊपर ध्यान देते हैं कि आज की हमारे पास वोकैबलरी में कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। तो सबसे पहला एक फ्रेज है दैट इज़ बोर्ड वेल। बोर्ड वेल का मतलब क्या होता है, तो इंडिकेट अ पॉजिटिव आउटकम, यानी किसी एक सकारात्मक आउटकम को, रिजल्ट को इंडिकेट करना, यानी भविष्यवाणी करना, दैट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू बी हैपन। ऑगर वेल, सिग्नल गुड, है ना, दैट इज़ बोर्ड वेल। सेट इन का मतलब क्या होता है, निगेटिव वर्ड है। सेट इन का मतलब होता है किसी भी निगेटिव चीज़ की शुरुआत होना, टू बिगिन और स्टार्ट हैपनिंग, किसी भी चीज़ का शुरुआत हो जाना, जब वो होना शुरू हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेट इन। कमेंस, बिगिन या अराइज भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छे वर्ड है ये सारे। ड्रेड, ड्रेड क्या होता है, फियर, है ना, फियर का ही सिनोनिम है ड्रेड। ग्रेट फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग, यानी जो बहुत बड़ा डर होता है किसी चीज़ को लेकर के और उसकी वजह से जो एंग्जाइटी होती है किसी चीज़ को लेकर के, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेड, है ना। फियर, अप्रीहेंशन या वरी भी आप इसको कह सकते हैं। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोगों ने रेडियो यूज़ करा होगा, तो हमें फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है, उस लेवल पे लेकर के आना होता है जहाँ पे फिर वो काफ़ी सारे ट्यून्स मिल करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो हमारे पास रेगुलेटर होता है, जो रेगुलेट करके हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए और वहाँ से जो भी हमारे एरिया में जो भी FM मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उसको कैच कर सके और फिर वहाँ से साउंड आना शुरू हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड कैलिब्रेट, है ना। टू एडजस्ट और फाइन ट्यून फॉर एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी के लिए जब आप किसी चीज़ को एडजस्ट करते हैं या फाइन ट्यून करते हैं, उसको तालमेल में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैलिब्रेट करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये। रेगुलेट, स्टैंडर्डाइज या फिर अलाइन भी आप इसको कह सकते हैं, पैरेलल लेकर के आना। एग्रीवेट बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना, एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला वर्ड है, ठीक है। आई गारंटी यू कि अगर आपका फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा तो डेफिनेटली दिस वर्ड इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, वट एवर द एग्जाम यू आर बीइंग अपीयर्ड। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स, यानी किसी भी चीज़ को बद से बदतर बना देना, उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेवेट करना। वर्सन, इंटेंसिफाई या एस्केलेट भी आप इसको कह सकते हैं। विजिलेंट का क्या मतलब होता है, विजिलेंट का सिंपल मतलब होता है चौकन्ना, केयरफुली वॉचफुल टू डिटेक्ट डेंजर, मतलब कोई भी इंसान जो इतना केयरफुल हो जो कि डेंजर को भाप सके या उसको डिटेक्ट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड विजिलेंट। अलर्ट, कॉशियस या फिर अटेंटिव भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, वन वर्ड के फॉर्म में एग्जाम्स वगैरह में आता रहता है, तो इसको याद रखेंगे। वन वर्ड के फॉर्म में इसी से रिलेटेड एक और वर्ड भी है, दैट इज़ विजिलेंटी। विजिलेंटी का मतलब क्या होता है, तो विजिलेंटी का मतलब होता है, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, बहुत अच्छा VIGILANT, दैट इज़ विजिलेंटी। विजिलेंटी का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स लॉज इनटू ओन हैंड्स, ये कोई भी ऐसा इंसान जो कानून को अपने हाथ में लेता हो, उसको लगता हो कि हाँ आई एम द पर्सन जो कि जितने भी समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं और निगेटिव चीज़ें हैं, है ना, जो भी अगर कोई इंसान है जो मान लीजिए कि किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, खून कर दिया, चोरी कर दी, सरकार तो कानून क्या कहता है कि हाँ उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, है ना, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसको सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने का बेड़ा उठा लेते हैं, वो खुद ही फैसला कर देते हैं, उसको पकड़ के उसको जान से मार दिया, है ना, या फिर उसको सज़ा दे दिया। काम तो दूसरे का है बट उसको अथॉरिटी भी नहीं होती है ना। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, विजिलेंटी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आप लोगों ने जब भी हम गौ हत्या वगैरह के केसेस सुनते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है, काउ विजिलेंटी के नाम से हम जानते हैं उनको, ठीक। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है विजिलेंटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या होता है, तो एक मत, डूइंग समथिंग टुगेदर, यानी किसी भी काम को एक साथ करना, दैट इज़ कॉल्ड यूनिसन। आप लोगों ने कई बार जिम के बाहर ना देखा होगा कि वहाँ पे यूनिसन लिखा रहता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए ही चीज़ें अवेलेबल हैं। टुगेदरनेस, यूनिटी, अकॉर्ड, ये आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। फ्लैग जो नाउन फॉर्म में होता है उसका मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना, पर वर्ब फॉर्म में इसका क्या मतलब होता है, तो वर्ब फॉर्म में होता है, देखिए फ्लैग कब दिखाया जाता है, जब आप किसी का इंटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग। टू ब्रिंग अटेंशन टू एन इशू, यानी किसी इशू को लेकर के अटेंशन ब्रिंग करना यानी लाना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग करना। प्रिंट, पॉइंट आउट करना, रेज करना, इंडिकेट करना भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लो आप, बहुत अच्छे वर्ड है, ग्रेवेट, कैलिब्रेट, है ना, बोर्ड वेल, विजिलेंट, विजिलेंटी, यूनिसन, बहुत अच्छे वर्ड है।
हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वर्ड हैं, तो इन सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी नॉर्मल है ना नॉलेज के लिए भी आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए आज के आर्टिकल को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे। आर्टिकल को शुरू करने से पहले बता दें कि तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी, तो देखिए पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन ब्रीफ समरी यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो काफ़ी समय से आई है अपने, और उसका हमें काफ़ी पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है हमारे इस पूरे के पूरे रीजन में। जहाँ जहाँ पे बारिश होने वाली है इस मानसून की वजह से, जो कि टाइमली अराइवल है इसका, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा फार्मर्स वगैरह को होने वाला है। साथ ही साथ सरकार ने भी अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर कर रखा है सो दैट इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करने को ना मिले। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से अपने फोरकास्टिंग के सिस्टम को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी चैलेंजेस ड्यूरिंग द बारिश है ना, जो भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह होता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात कर रहा है उस पूरे के पूरे आर्टिकल में, ठीक है, ताकि सही तरीके से इस चीज़ को टैकल किया जा सके, ठीक है, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके, ठीक है। द चैलेंजेस, देयर आर अ सर्टेन चैलेंजेस जिनको हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। नन टू सून, इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए नन टू सून का मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग तो क्या हुआ, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि समथिंग जस्ट हैपन्ड इन टाइम, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम के अकॉर्डिंग, जो उसका टाइम था उसके अकॉर्डिंग हो गया, दैट इज़ कॉल्ड नन टू है सून। लेकिन मानसून के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा कि जो मानसून का जो अराइवल था, जो भी हमें मानसून चाहिए था जिस टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये एंटिसिपेटेड टाइम पे ये हुआ है ना, दैट इज़ कॉल्ड नन टू सून। बहुत ही अच्छा ये फ्रेज है, आप इसको जान सकते हैं। आगे देखते हैं, द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये जो समय से जो अराइवल है, आने का जो काम है, पहुंचने का जो काम है, किसका, नॉर्थ ईस्ट के मानसून का, यानी ये जो अभी मानसून का टाइप हमने पढ़ा, इसके मानसून का बर्ड्स वेल फॉर फार्मर्स, ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देता है किसके लिए, फार्मर्स के लिए, यानी ये फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एग्रीकल्चर है ना, जानते हो आप, बारिश मानसून से रेनफॉल आती है, और रेनफॉल इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर इन एग्रीकल्चर, फार्मर जो कि करते हैं हैंडल। द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी जो समय पर जो अराइवल है किस चीज़ का, नॉर्थ ईस्ट मानसून का, विच बेनिफिट, जो कि फ़ायदा पहुंचाता है मेनी पार्ट्स ऑफ द सदर्न पेनिनसुला को, यानी जो भी हमारा सदर्न पेनिनसुला है, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश इसी मानसून की वजह से ही होता है। ये पूरा का पूरा इसका क्या होता है, ये सदर्न पेनिनसुला ही होता है, ठीक है। तो जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है उन सारे पार्ट्स को, कई सारे पार्ट्स को जो कि सदर्न पेनिनसुला के अंदर आते हैं, स्पेशली मुख्य रूप से तमिलनाडु और द कोस्टल एंड रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी मुख्य रूप से तमिलनाडु और साथ ही साथ जो कोस्टल एरिया है ना, और जो रायलसीमा जो रीजन है, क्षेत्र है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे इसका हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस अराइवल ने क्या किया, हैज़ ब्रॉड रिलीफ, ये आराम लेकर के आया। रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिस्पाइट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आराम लेकर के आया किसको, टू द रीजन, इस रीजन के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर, रीजन का मतलब एरिया के अंदर। गिवन इट्स इम्पॉर्टेंस फ्रॉम एन एग्रीकल्चर, देखते हुए, गिवन का मतलब क्या होता है, देखते हुए, इट्स इम्पॉर्टेंस, इसके इम्पॉर्टेंस को, इसकी ज़रूरत को, फ्रॉम एन एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर यानी कृषि तरीके से, और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके से भी, ठीक है, पर्सपेक्टिव से भी, परसेप्शन से भी, नज़रिए से भी ये इसका इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है देखते हुए। अगेंस्ट इट्स नॉर्मल अराइवल, यानी खिलाफ, किस चीज़ के खिलाफ, इसके नॉर्मल अराइवल के खिलाफ। और ये नॉर्मल अराइवल का डेट क्या है इसका, अक्टूबर 20 है ना, +or- 7 डेज, यानी इसमें आप 7 दिन पहले या 7 दिन बाद का भी जोड़ सकते हैं। तो इसके खिलाफ द मानसून सेट इन अक्टूबर 16, ये जो मानसून था वो कब आया, अक्टूबर 16 को पहुंच गया, शुरुआत हो गई इसकी। द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी इंडिया का जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हैज़ फॉरकास्ट, उन्हें फॉरकास्ट किया। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, याद रखिएगा। फॉरकास्ट एक ऐसा वर्ड है ना, जिसका V1, V2 और V3 तीनों के तीनों सेम होते हैं। आप देखोगे कई सारी जगह पे तो तीनों का तीनों सेम होता है। देखिए हैज़ यहाँ पे आया है ना, तो टेक्निकली क्या आना चाहिए, वो अपनी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये थर्ड फॉर्म ही है वो आपकी। तो जो IMD उन्होंने फॉरकास्ट किया है, एबव नॉर्मल फॉरकास्ट किया किस चीज़ को, एबव नॉर्मल रेन को, यानी कि जो रेन होती है उससे एबव नॉर्मल हो सकती है। हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था कि एबव नॉर्मल रेन क्या होती है, विथ मोर दैन, यानी किस चीज़ के साथ में, तो इस चीज़ के साथ में जो कि है 11% से भी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड एवरेज का, यानी इतने लंबे टाइम तक तो एवरेज रहेगा ही, तो इससे भी ज़्यादा
1-2% से भी ज़्यादा एवं नॉर्मल रेन को क्या किया है, फोरकास्ट किया, इसकी भविष्यवाणी की IMD ने। गोइंग बाय द डेटा यानी गुजरते हुए, जाते हुए, है ना, गुजरते हुए किससे, उस डेटा से, उस आंकड़े से, फॉर 1971 टू 2020 यानी इतने समय का जो है हमारे पास डेटा। द सीजन्स शेयर यानी इस सीजन का जो शेयर है, हिस्सा है इन द एनुअल रेनफॉल यानी वो एनुअल रेनफॉल में, यानी जो जितने भी हमारे पूरे के पूरे साल में बारिश होती है, तो इसका जो शेयर है, इस सीजन का जो शेयर है इस 48%, वो कितना है, 48% है किसके लिए, तमिलनाडु के लिए, एंड ओवर 30%, और 30% किसका ये शेयर है, फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए। नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जितनी बारिश होती है तो 48% बारिश इस सीजन की वजह से होता है, और आंध्र प्रदेश में 30% इस सीजन की वजह से होता है। द मानसून ऑल्सो विटनेसेस, ये जो मानसून है उसने देखा है, विटनेस करता है किस चीज़ को, एट लीस्ट कम से कम 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को, यानी हमने यहाँ पे 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ओवर द बे ऑफ बंगाल। और ये किसके ऊपर देखने को मिल सकता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है ना। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का मतलब साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देयर इज ऑल्सो द एडेड फैक्टर, यहाँ पे एक एडेड फैक्टर, जुड़ा हुआ फैक्टर भी है किस चीज़ का, ऑफ क्लाउड बर्स्ट का। क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादल के फटने का। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है, जब बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, है ना, कम टाइम के अंदर हो जाए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। एक जोग्राफिकल फेनोमेनन है। तो एक एडेड फैक्टर भी है इसका, क्लाउड बर्स्ट का, बादल के फटने का, विच आर मोर फ्रीक्वेंट नाउ, जो कि क्या है, अब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। अब हमें ऐसा नहीं है कि अब ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ है, अभी हमें हमेशा अक्सर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल स्टडी, यानी एक स्टडी की गई है इनके द्वारा, तो इसकी स्टडी से ये पता चला है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कोस्टल स्टेट्स, ये कोस्टल यानी जो ऐसे स्टेट जो सी के ना बॉर्डर पे लोकेटेड हैं, फेस करते हैं किस चीज़ को, अर्बन फ्लडिंग को। इनके शहरों में फ्लडिंग से जैसी सिचुएशन आ जाती है। विथ रेजिडेंस, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके, विथ रेजिडेंस ऑफ चेन्नई, यानी चेन्नई के लिव यानी रहने के साथ ही ड्रेड, इस डर में जो कि ऑफ इट इसका, यानी वो हमेशा डर में ही रहते हैं ना। गोइंग बाई देयर एक्सपीरियंसेस, गो थ्रू होते हुए अपने एक्सपीरियंसेस का, अपने अनुभव का, जो कि ये पास्ट 10 ईयर्स का, यानी अभी भी वो डर में है। चेन्नई के, है ना, तमिलनाडु के अंदर ही आता है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो अर्बन फ्लडिंग के सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं इस मानसून की वजह से, है ना, इस बारिश की वजह से। कीपिंग दिस इन माइंड, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, द तमिलनाडु गवर्नमेंट, यानी तमिलनाडु की जो सरकार है, इस पुटिंग इन प्लेस, वो क्या कर रही है, रख रही है, किस चीज़ को रख रही है, एक रियल टाइम फ्लड फॉरकास्ट को, यानी वो ऐसा एक सिस्टम बनाने वाले हैं फॉरकास्ट का, भविष्यवाणी का, फ्लड से रिलेटेड, जो कि रियल टाइम है, यानी सेकंड्स में जो चीज़ें पता करेगा कि हाँ इधर बारिश ज़्यादा हो सकती है, इधर कम हो सकती है, इधर फ्लडिंग आ सकती है, ताकि दे कैन बी वेल प्रिपेयर्ड, है ना, फॉरकास्टिंग सिस्टम को फॉर चेन्नई के लिए, टू कैलिब्रेट, ताकि एडजस्ट किया जा सके, ठीक किया जा सके किस चीज़ को, एक्सेस वाटर के डिस्चार्ज को। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका जो पानी होगा उसको मैनेज किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स से इन एंड अराउंड द सिटी, यानी एक तो सिटी के अंदर और साथ ही साथ सिटी के आसपास भी, तो उसको सही तरीके से चैनलाइज करके उसको फ्लड जैसी सिचुएशन ना क्रिएट करने दे। तो ये तमिलनाडु सरकार इस टाइम पे ऐसे किसी रियल टाइम फ्लडिंग फॉरकास्टिंग सिस्टम को उसने रखा हुआ है, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा द अथॉरिटीज़, यानी जो और भी ऑफिशियल्स जो लोग हैं, एज एन अदर सदर्न स्टेट, अगर हम दूसरे स्टेट्स के अंदर भी अगर हम देखें, आर प्रिपेयरिंग, तो वो तैयार कर रहे हैं द ऑफिशियल मशीनरी को, एक ऑफिशियल मशीनरी वो तैयार कर रहे हैं, मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं टू हैंडल, ताकि हैंडल कर सके इन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को। ओवर द ईयर्स, अगर हम कई सालों के अंदर हम देखें, द लॉस ऑफ लाइफ, जो खो देने का जो काम है ज़िंदगियों का, हैज़ ड्रॉप्ड, वो काफ़ी गिरा हुआ है। आफ्टर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, और ये किसके बाद हुआ है, एक इफेक्टिव असरदार कोऑर्डिनेशन के बाद हुआ है, तालमेल के बाद हुआ है, जो कि इनके बीच में देखा जाता है अमंग द एजेंसीज, जो भी एजेंसीज रिलेटेड हैं, है ना, फ्लडिंग से, फॉरकास्टिंग से, तो उनमें जब कोऑर्डिनेशन होता है तो ये हमने देखा है कि हाँ टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो ज़िंदगियाँ हैं वो उनमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। हाउएवर, हालांकि देयर आर स्टिल मेनी एरियाज़, कई सारे एरियाज़ अभी भी हैं इन नीड ऑफ मोर फोकस्ड अटेंशन, जिनके ऊपर हमें और भी ज़्यादा फोकस अटेंशन देने की आवश्यकता है। द स्टेट ऑफ स्टॉर्म वाटर्स, ये जो स्थिति है ना, जो सिचुएशन है किस चीज़ की, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, यानी जो तूफ़ान वगैरह की वजह से जो बारिश आ जाती है, जिसमें पानी ड्रेन्स वगैरह में जो पानी भर जाता है, और किस चीज़ की स्थिति है, और
ड्रेन्स की एंड वाटर कोर्सेज की, और जो पानी के जो रास्ते हैं, चैनल्स हैं, उनका जो रास्ता है थ्रू सिटीज़, यानी जो सिटीज़ से होकर के गुजरती है, लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड, वो छोड़ देती है ना, क्या छोड़ देती है, टू बी डिज़ायर्ड, इसको करने की आवश्यकता है। तो अभी भी हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम है, स्टॉर्म वाटर की वजह से जो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और उसके जो कोर्स है ना, कि रास्ते में कोई अड़चन ना आए, है ना, तो उसको अभी ठीक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन जो राज्य की सरकारें हैं, अलोन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उनको आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो फॉर दिस इस चीज़ के लिए। दैट सेक्शंस ऑफ पीपल, ये जो सेक्शन है तबका है किसी का, लोगों का, स्टिल यूज़, वो क्या करता है, अभी भी यूज़ करता है वाटर बॉडीज़ को एज डंपिंग यार्ड्स, इन डंपिंग यार्ड्स के तौर पे, यानी कहीं भी अगर वाटर बॉडीज़ हैं तो वहाँ पे उनको डंपिंग, है ना, डंपिंग का मतलब कूड़े के ढेर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप वेस्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है। ओनली एग्रेवेट्स, तो ये जो चीज़ है वो केवल एग्रेवेट करता है, बद से बदतर बना देता है इस प्रॉब्लम को, यानी इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा क्योटिक बना देता है। हाईलाइट करते हुए, दर्शाते हुए द नियर एब्सेंस को, यानी लगभग ना के बराबर ना मौजूदगी को, जो कि है कम्युनिटी ओनरशिप का, यानी कम्युनिटी के अंदर जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है अमंग अर्बन रेजिडेंट्स, है ना, जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनके अंदर कोई ओनरशिप की कम्युनिटी ओनरशिप हमें देखने को नहीं मिलती है। इन द फार्म सेक्टर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, द शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर, जो कमी है किस चीज़ की, फर्टिलाइजर की, है ना, फर्टिलाइजर मतलब खाद की, पर्टिकुलरली यूरिया, मुख्य रूप से यूरिया की अगर हम बात करें, हैज़ बिन बॉदरिंग, ये भी क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है किस चीज़ को, एग्रीकल्चरिस्ट को, यानी ऐसे साइंटिस्ट को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनकी स्टडी वगैरह करते हैं। अबाउट अ मंथ अगो, एक महीने अगर हम पहले की बात करें लगभग, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, एक लेटर में जो कि उन्होंने किसको लिखा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा था, फ्लैग द इशू, उन्होंने इशारा किया, इंडिकेट किया किस चीज़ को, रेज किया इस इशू को, इस मुद्दे को। अदर स्टेट्स, बाकी सारे जो भी स्टेट्स हैं, विच आर डिपेंड ऑन, जो कि किस चीज़ के, जो कि निर्भर है किस चीज़ के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, बारिश के पानी के ऊपर, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जो कि कब आता है, साउथ वेस्ट मानसून के अंदर आता है। तो जो बाकी सारे स्टेट्स हैं, हैड ऑल्सो कंप्लेंट, इन्होंने भी क्या किया, शिकायत किया था किस चीज़ का, ऑफ यूरिया शॉर्टेज, तो इन लोगों ने भी यूरिया के शॉर्टेज की कमी बताई थी। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज़ रिपोर्टेड, यानी जो यूनियन मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर के अंदर, उनसे भी रिपोर्ट किया जाता है टू हैव इन्हांस्ड, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था कि इन्होंने बढ़ा दिया है किस चीज़ को, यूरिया के डिमांड को, फॉर अक्टूबर, यानी अक्टूबर महीने के लिए। इट वॉज 36.65 लाख टन्स, और ये कितना था, जो कि 36.65 लाख टन्स था ईयर अगो, एक साल पहले, तो ये इन्होंने डिमांड को भी बढ़ाया है। लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर ऑफ द मानसून, यानी देखते हुए उस मैक्रो पिक्चर पे, ब्रॉडर पिक्चर पे, जो कि इस मानसून को लेकर के, द मैसेज इज़ दैट, जो मैसेज है, जो संदेश है, इज़ दैट, वो ये है, एज रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड, जैसा कि जो रेनफॉल है उनसे ये उम्मीद की जाती है, टू बी मोर इंटेंस, कि वो क्या हो सकते हैं, और भी ज़्यादा एक्सट्रीम, और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। द अथॉरिटीज़, ये जो अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स हैं, एट एवरी लेवल, हर एक स्तर पे, चाहे वो गांव के स्तर पे, रूरल लेवल पे हो, या फिर सिटी के लेवल पे हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो, हैव बी विजिलेंट, उनको क्या होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा, एंड एक्ट इन यूनिसन, और काम करना पड़ेगा यूनिसन में, यानी एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, सो दैट, इसलिए ताकि एनी एडवर्स इम्पैक्ट इज़ रिड्यूस, कि कोई भी अगर अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस किया जा सके, इफ़ नॉट एलिमिनेटेड, अगर उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, अगर उसको कम नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, अगर कम नहीं किया, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के हम क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ताकि हमने जो इस आर्टिकल में पढ़ा उसकी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं, वो हमें पता चल सके, ठीक है। तो आज के आर्टिकल के जो आरसी के क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्टेप्स हैव द अथॉरिटीज़ टेकन, यानी कौन से स्टेप्स लिए गए अथॉरिटीज़ के द्वारा, टू रिड्यूस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो आने से जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था, उसको कम करने के लिए अथॉरिटीज़ ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग साइरेंस अक्रॉस ऑल कोस्टल एरियाज़, पूरे कोस्टल एरियाज़ के अंदर वार्निंग सिस्टम को, वार्निंग सायरन को क्या कर देना, इंस्टॉल करने देना, लगा देना, एंड इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर, इन दोनों की ही बात नहीं करी थी आर्टिकल में। सेटअप कर देना रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को, पहली बात तो रियल टाइम में फ्लड के फोरकास्टिंग सिस्टम को सेटअप करना, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना बेटर अमंग एजेंसीज, और भी अच्छे तरीके से एजेंसीज, जो बाकी जो सारी एजेंसीज हैं उनके साथ बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसी की बात करी थी आर्टिकल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मस्ट ऑल अथॉरिटीज़ रिमेन, क्यों जो सारी की सारी अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए और एक्ट करना चाहिए एक साथ यूनिसन में मानसून सीजन के दौरान। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग इंश्योर्स, यानी जो अगर एक साथ आप प्लानिंग करते हो इंश्योर करता है स्मूदर डिजास्टर रिस्पॉन्स को और साथ ही साथ ग्रेटर पब्लिक सेफ्टी को। ये बात नहीं करी थी। मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस एम्फसाइज इशूइंग कलेक्टिव वेदर अलर्ट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, इसकी भी नहीं बात करी थी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लीगल प्रोविजंस, नहीं, लीगल प्रोविजन की तो बात ही नहीं करी थी। अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल में ट्रिगर, यानी अगर अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल हो जाए तो वो ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है फ्लड्स को और साथ ही साथ कन्फ्यूजन को भी। इफ़ एजेंसीज एक्ट इंडिपेंडेंटली, अगर जो एजेंसीज है वो इंडिपेंडेंटली काम करे तो ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसीलिए पहली बात तो कॉशियस होना पड़ेगा और साथ ही साथ यूनिसन यानी मिल करके काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रॉब्लम को साथ में टैकल किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइमिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी जो टाइमिंग है आने का जो काम है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, बेनिफिट एग्रीकल्चर एज मेंशन इन द आर्टिकल, वो बेनिफिट करता है किसको, एग्रीकल्चर को, जैसा कि आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो किस तरीके से ये एग्रीकल्चर को बेनिफिट करता है, ये प्रोवाइड करता है रेनफॉल को ड्यूरिंग सोइंग सीजन, यानी जब बुआई करी जाती है उस दौरान, इंश्योरिंग बेटर क्रॉप ग्रोथ, ताकि इंश्योर करते हुए और भी अच्छी तरीके से क्रॉप की ग्रोथ को और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन भी आप चेक कर लोगे। ठीक है, देखिए पेस्ट अटैक्स की बात नहीं करी थी। ठीक है, कोइंसाइड्स विद द पीरियड ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ फार्मर, कॉस्ट की तो बात ही नहीं करी थी। फर्टिलाइजर की बात करी थी बट कॉस्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी इस आर्टिकल में, और हार्वेस्ट सीजन की भी बात नहीं करी थी। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल पढ़ोगे तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर के लिए बारिश का सही समय पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सारे वर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे। मॉनसून के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी वो बहुत ही अच्छा है, आप इसको बिल्कुल ही एक बेसिक नॉलेज के तौर पे अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। अगर आप इस आर्टिकल का PDF का एक्सेस लेना चाहते हो तो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, हियर ओनली यू कैन गेट द PDFs, all PDFs regarding these classes, and here is also our Instagram handle. Here also you can join us and connect with us so that you can get the information regarding our offline और ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो कि इंडिविजुअल इंग्लिश और साथ ही साथ स्पीकिंग के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए, बैचेस की जानकारी के लिए हमारे यहाँ आप जुड़े रह सकते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे वो क्या आप है ना ईडियम्स काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरीज़ के माध्यम से कराया जाता है, तो उसको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं रील्स के ज़रिए। तो इस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।